अस्सलामुअलैकुम। आज जंग का 22वां दिन है और पूरी दुनिया की नज़र इस तेज़ी से बढ़ती हुई टेंशन पर लगी हुई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो टकराव शुरू हुआ था, अब ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा बल्कि एक ऐसा सिचुएशन बन चुका है जहां हर नया दिन किसी बड़े खतरे को लेकर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इंडियन ओशन में मौजूद डेगो गार्सिया मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। ये बेस अमेरिका और यूके का बहुत अहम स्ट्रैटेजिक पॉइंट माना जाता है। ईरान ने 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, लेकिन दोनों अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके। एक मिसाइल रास्ते में ही फेल हो गया जबकि दूसरा यूएस के इंटरसेप्टर सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे ये बात सामने आती है कि डिफेंस सिस्टम अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही ये भी सिग्नल मिलता है कि ईरान अब सीधा अमेरिकन एसेट्स को निशाने पर ले रहा है। और इस हमले के बाद ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी ताकत से न डरने वाला है, न अमेरिका के किसी अलायंस से अब डरने वाला है। आर पार की लड़ाई होगी। इसके अलावा एक और गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। जी हां, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट सामने आई है। अमेरिका ने ईरान ऑयल पर लगाया गया सैंक्शन में 30 दिन के लिए टेम्परेरी रिलैक्सेशन दिया है। यानी अब कोई भी मुल्क ईरान से तेल खरीद सकता है। पहले अमेरिका ने कहा था कि कोई भी ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि मेरे पास उतना ही तेल मौजूद है जितना मुझे बस होता है, मैं दूसरों को नहीं दे सकता। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यह छूट सिर्फ उन शिपमेंट के लिए है जो पहले से रास्ते में है, नए डील पर यह अप्लाई नहीं होगा। इस स्टेप को कई लोग इस तरह देख रहे हैं कि अमेरिका शायद जंग को धीरे धीरे विंड डाउन करने की प्लानिंग कर रहा है। यानी ईरान को हराना अब अमेरिका और इसराइल के बस की बात नहीं दिख रही है। यह कम से कम एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दिया है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को कम करने पर गौर कर रहा है। इनका कहना है कि कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हासिल होने करीब है, लेकिन इसी बीच इन्होंने नाटो कंट्रीज पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने नाटो कंट्रीज को कायर तक कह दिया है। अमेरिका के बगैर नाटो सिर्फ एक पेपर टाइगर है। इससे अलायंस के अंदर भी एक नया रिफ्ट उभर कर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा कामनेई ने नौरोज के मौके पर अपना पैगाम दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दे दी है। इनका कहना था कि दुश्मन मुल्कों को उम्मीद थी कि ईरान अवाम हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ईरान के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि मुल्क यूनाइटेड है और प्रेशर के बावजूद स्ट्रॉन्ग खड़ा है। ग्राउंड पर सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इसराइल ने तेहरान में ईरानियन रेजिम के टारगेट पर स्ट्राइक की है, जबकि बेरूत में भी इसराइल हमला जारी है, जहां कई सिविलियंस इंक्लूडिंग औरतें और बच्चे इस जंग का शिकार हो चुके हैं। ये जंग अब मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इशू भी बहुत क्रिटिकल हो गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगरची ने कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज़ को बंद नहीं किया और अगर जापान जैसा मुल्क तेहरान के साथ बातचीत करे तो ईरान उनके शिप्स की सेफ पैसेज एंश्योर कर सकता है। यह बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान अपनी 90% से ज़्यादा ऑयल सप्लाई इसी रूट से लेता है। मतलब यह सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का भी सवाल है। जापान इतना परेशान हो चुका है कि जापान की मिनिस्टर यूएस तक पहुंच चुकी है और ट्रंप से मदद मांग रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरह खुलवा दो। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, जापान की मिनिस्टर है, अमेरिका गई है, ट्रंप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही है जो पहले गलतियां जापान ने की है, और उसके बाद ट्रंप से बार बार ये गुजारिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह ये रास्ता आप लोग खुलवा दो, लेकिन ट्रंप के बस की बात अब नहीं है। जापान को ये बात नहीं पता है। जापान की मिनिस्टर ने एक सवाल किया ट्रंप से कि आप ईरान पर हमला करने से पहले किसी को क्यों नहीं बताए, यानी आपके हम दोस्त हैं, आप हमको भी नहीं बताए। तो ट्रंप एक पुरानी बात निकाला कि पर्ल हार्बर के ऊपर जो जापान हमला करा था तो तुम लोग भी हमको हमला बोल के नहीं करे थे ना, ये भी सरप्राइज है वैसी बोल के। मतलब इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के इस मिनिस्टर का मजाक बना दिया है। तो इसीलिए ईरान कह रहा है कि भाई तुम वहां पर जाने की जरूरत ही क्या थी? अगर से तुम हमारे से रिक्वेस्ट करके या फोन पे भी बात करते तो तुम्हारे जहाज छोड़ देते हम। इराक में भी ईरान बैड ग्रुप्स ने अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है। बगदाद के करीब कैंप विक्ट्री के पास एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी वहां पर के एक ग्रुप ने ली है। ये ग्रुप ओपनली कह रहा है कि वो अमेरिकन और अमेरिका के साथियों को ढूंढ कर मार रहा है और उसने हमले तेज कर दिए। कुछ घंटों बाद किरकुक में भी एक हमला हुआ जहां एक ईरान बैक्ड मिलिटिया को टारगेट किया गया और शक यह है कि इसके पीछे अमेरिका हो सकता है। यह शैडो वार का एक हिस्सा है जो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता लेकिन ग्राउंड पर चल रहा होता है। सऊदी अरेबिया भी इस जंग के असरात महसूस कर रहा है। सिर्फ 3 घंटों में सऊदी डिफेंस ने 38 ड्रोन्स को शूट डाउन किया। ये ड्रोन्स कहां से आए इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन ये क्लियर है कि रीजन में ड्रोन वॉरफेयर अब एक मेजर फैक्टर बन चुका है। देखिए, सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ, इसको लेकर ईरान का कहना है कि उसने ये हमले नहीं किया है, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो हमला करा उसको पकड़ा जाए। ईरान ने यूनाइटेड अरब इमारात को भी सीधी वार्निंग दी है। कहा है कि अगर अबू मूसा और ग्रेटर तन्ब आइलैंड को दोबारा टारगेट किया गया तो रास अल क़ैमा पर क्रशिंग ब्लोस
दिए जाएंगे। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने ज़्यादा हमले ईरान यूएई के ऊपर क्यों कर रहा है। आपको बता दूं कि यूएई के अंदर अमेरिका के बेसेस मौजूद है और अमेरिका के इसी बेसेस से ईरान के ऊपर ज़्यादा हमले हो रहे। ईरान ने कहा है कि जिन बेसेस पर से भी ईरान के ऊपर हमले होंगे वो बेसेस नहीं बचेंगे। एक एक बेस को ईरान लिख लेगा और उस पर निशाना साधेगा और जो भी लोग वहां पर काम करने वाले जो हमले कर रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम, वो कहां पर रहते हैं, उनकी घर की तस्वीरें तक ईरान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। यानी इसका मतलब ये है कि जंग गल्फ कंट्रीज तक फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी कुछ जगहों पर फैल भी गई है। इसी बीच अमेरिका के अंदर भी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जॉय केंट ने रिजाइन कर दिया, ये कहकर के वो इस जंग को सपोर्ट नहीं कर सकता। उनका रेजिग्नेशन ट्रंप के लिए एक और चैलेंज बन गया है क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल बेस भी डिवाइड हो रही है। तो यमन के हूती ने सीधा और सख्त पैगाम दिया है सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब इमारात को। इन्होंने कहा है कि अगर इन मुल्कों ने इसराइल की तरफ जाने वाली किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इन्हें भी इसराइल का हिस्सा समझा जाएगा। यानी अब जो जंग है वो सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले सकती है। हूतीस का कहना है कि जो भी रेसिस्टेंस एक्सिस के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो अरब मुल्क ही क्यों ना हो, उसे दुश्मन माना जाएगा। ये लफ्ज सिर्फ धमकी नहीं है, ये एक ऐसी सोच को दिखाता है जहां वफादारी और दुश्मनी की लकीर बिल्कुल साफ कर दी गई है। आज के दौर में जहां अक्सर मुल्क अपने फायदे के लिए रिश्ते बदल लेते हैं, वहां कुछ ऐसे भी है जो मुश्किल हालात में भी अपने साथ निभाने की बात करते हैं, चाहे पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ क्यों ना हो। इसी बीच रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन का बयान भी काफी अहम है। इन्होंने खुलकर कह दिया है कि ईरान को अकेला ना समझा जाए। रशिया सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं है बल्कि एक वफादार दोस्त के तौर पर ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ये बात अमेरिका और इसराइल के लिए टेंशन का सबब बन सकती है क्योंकि वो दुनिया भर के मुल्कों को ईरान के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब एक न्यूक्लियर पावर जैसा मुल्क खुलकर सपोर्ट देता है तो पावर बैलेंस बदल जाता है। इंडिया का जिक्र भी यहाँ जरूर हो जाता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अमेरिका के प्रेशर में आकर रशिया और ईरान के साथ अपने रिश्ते कमजोर कर लिए। अगर स्ट्रांग लीडरशिप होती तो शायद आज कोई भी बाहर का मुल्क हमें ये डेडिकेट नहीं करता कि हम किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। आज गैस सिलेंडर की कीमत और सप्लाई पर जो असर पड़ रहा है उसे भी लोग इसी ग्लोबल पॉलिटिक्स का नतीजा मान रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरनाक पहलू की, दुनिया का इंटरनेट। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया का इंटरनेट असल में समंदर के नीचे बिछी हुई केबल पर चल रहा है। लगभग 8,85,000 किलोमीटर लंबा ये अंडर सी केबल ग्लोबल कम्युनिकेशन की बैकबोन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी जगह पर इन केबल्स को नुकसान पहुंचा तो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि दुनिया का आधा इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा। यूपीआई बंद हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम स्लो, सोशल मीडिया डाउन, स्टॉक मार्केट फ्रीज। ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला देने वाला झटका होगा। इस जंग से पहले तेल की कीमत लगभग $70 पर बैरल थी लेकिन अब ये $130 पर पहुंच चुकी है। अगर टेंशन ऐसे ही बढ़ती रहे तो ये $180 तक भी जा सकती है। और पूरी दुनिया को एक बात यही पता थी कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक रेंज तक नहीं जा सकती। लेकिन ईरान ने आज जो हमला किया है डाइगो गर्शिया पर, वो ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसने सभी को चौंका दिया है। आपको बता दूं ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हालांकि दोनों मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए लेकिन मैसेज क्लियर था, हम दूर तक मार सकते हैं। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।